हेलो स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन की 5 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 6 क्लास है। हायर एजुकेशन को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपका कराया गया है। जैसा कि डिस्कस करेंगे अभी 10.1 में आपका हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन सिस्टम इन एनिशियंट टाइम, वैदिक काल में हायर एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का था, उन चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया है। और जब आपकी एक मैराथन क्लास होगी उसमें आपकी सभी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जाएगा कि इन यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कब की गई है और उनमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, उन चीजों को लेकर के। जब हम 10.2 की बात करते हैं तो हाँ बेटा, जब हम 10.2 की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास आता है। इससे पहले आप जाओगे तो ब्रिटिश पीरियड की मैंने आपको एक वीडियो यहाँ पे करा दी गई है। ब्रिटिश पीरियड में आपके हायर एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का था, उन चीजों को लेकर के जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो एनटीए में आता है कि आयोग को सही क्रम में लगाना। इसमें कुछ इंपोर्टेंट कमीशन मैंने आपको कराए हैं। मैकाले मिनट्स 1835 का है। मैकाले पद्धति की जब हम बात करते हैं तो मैकाले पद्धति जो भारतीय शिक्षा को लेकर के थी, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन मैकाले के द्वारा दी गई थी, और वहां मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से कुछ टॉपिक कराए, जैसे कि वर्स्टेन मेथड, यानी कि मैकाले पद्धति को समझने के लिए हमें मैकाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा कि भारतीयों को प्रशासनिक गतिविधियों के लिए तैयार करना था। नेक्स्ट है आपकी 10.3, इसमें प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी सभी टॉपिक यहाँ कवर कराए जाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी क्लासेस होंगी वो होंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको कराऊंगा। जो पैटर्न है आपका वो सबसे ज्यादा वहां फॉलो होगा। यहाँ पे तो आप देखोगे कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी कराए जा रहे हैं कि जिनमें कि बच्चा अपना बेसिक कवर कर ले। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कुछ वर्ड आते हैं। आधुनिकता, बेटा मॉडर्निटी और ट्रेडिशन वर्ड आपके बहुत हम यूज करते हैं। अभी परंपरागत एजुकेशन की बात की गई थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात की गई थी, और मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करेंगे तो ट्रेडिशनल वो होती है जो हमारी एनिशिएंट टाइम में चलती आ रही थी, बट उसमें जो जो चेंजेस आए हैं वो मॉडर्निटी की बात करें यहाँ। तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे जब हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से, तो आपकी कुछ चीजें यहाँ पे जो आती हैं उनको हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तार्किकता हमारी मॉडर्निटी से जुड़ी हुई है, और अंधविश्वास हमारा ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है। जब हम पुराने सिस्टम में चेंजेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक तो वो मॉडर्निटी को जन्म देता है। वैज्ञानिकता और शोध की स्टार्टिंग आपकी यहीं से ही होती है, जब हम मॉडर्न सोचने लगते हैं। अपने पुराने पैटर्न में हम जब क्यों जोड़ लेते हैं तो हम रिसर्च को यहाँ पे जन्म देते हैं। अंधविश्वास देखोगे तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच को आगे बढ़ाता है। ठीक है बेटा, कुछ टर्मोलॉजी आपकी एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी जरूरी है। हो सकता है कि इससे पहली क्लास में भी मैंने आपका जिक्र किया हो। गुरुकुल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत से बच्चे आकर के सिस्टम पे ही अटक जाते हैं। सिस्टम है एक व्यवस्था, और बेटा जैसे कि आप देखोगे सभी एजुकेशन की जो टीचिंग और रिसर्च का जो पेपर है इसमें आप देखोगे जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज कैसा है बेटा, आपका डायनेमिक है, गतिशील है। तो इसका सिस्टम आपका चेंज होता रहता है। इसलिए आप जो आज एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ये किस पे बेस्ड है आपका, जो मैंने आपका 1854 का वुड डिस्पैच की बात की थी। अगर उससे पहले जाएंगे तो आपका मिडवाइल एजुकेशन आ जाएगा, उससे पहले जाएंगे तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। तो हमारा सिस्टम ग्रेजुअली चेंज होता चला आया है। तो उसमें कुछ टर्मोलॉजी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुकुल सिस्टम क्या है, गुरुकुल प्रणाली क्या है? ये वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम है जहां पे गुरु होता था बेटा, एक गुरु और उसका परिवार होता था और बच्चे होते थे वहां पे। ठीक है, वो वहां पे शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते थे, आश्रम में रहते थे यहाँ पे, और खान पान की व्यवस्था वहां भिक्षा मांग करके पूरी की जाती थी, और सामाजिक कल्याण के लिए शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ बेटा एक चीज और नोट कर लेना, व्याख्यान विधि। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड में जाओगे तो एक लेक्चर मेथड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। व्याख्यान विधि आपकी सबसे प्राचीन विधि है और एनिशिएंट है। वहां पे लेक्चर के माध्यम से ही शिक्षा का डिलीवरिंग की जाती थी, यानी कि शिक्षा का आदान प्रदान हुआ
वो गुरु और शिष्यों के बीच व्याख्यान विधि से ज्यादा किया जाता था। ये गुरुकुल प्रणाली है बेटा, एनिशियंट एजुकेशन सिस्टम है। आश्रम व्यवस्था क्या है उस टाइम पे, क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जीवन की अवधि कितने वर्ष मानी गई है, तो आपके यहाँ 4 आश्रम में पूरे मानव जीवन को यहाँ डिवाइड किया गया है, 1 to 25, 25 to 50, 50 to 75 और 75 to 100। तो 4 आश्रम है बेटा आपके यहाँ पे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट आप जरूर कर लेना, आश्रम व्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता था वो आपका गृहस्थ आश्रम रखता था। यहाँ पे धर्म, प्रजा और रति 3 वर्ड बेटा नोट कर लेना। अब आप देखोगे कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कृत्य करने का तब अधिकार था जब वो मैरिड अवस्था में होता था। तो यहाँ पे आश्रम व्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गृहस्थ आश्रम। ठीक है बेटा। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है बेटा, यहाँ पे आपके 4 वर्ण का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट पीपीटी में आपका इन्हीं चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया है डिटेल रूप में। वर्ण व्यवस्था वर्णाश्रम सिस्टम के तौर पे अगर देखोगे, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था बेटा, पहला वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपके बेटा 4 वर्ण हैं, इनका डिस्कस किया गया है यहाँ पे। ब्राह्मण, अगर एक वर्ड देखेंगे स्ट्रेटाफिकेशन की हम बात करते हैं, स्तरीकरण की बात करते हैं, समाज का उच्चता और निम्नता के क्रम को हम स्ट्रेटाफिकेशन बोलते हैं बेटा। ये आपका कहां से आया है, भूगर्भ विज्ञान से। जब आप किसी पहाड़ी को देखते हो तो बेटा उसमें ऐसे लेयर दिखाई देती हैं, तो जो ये इसे लेयर को बोला है स्ट्रेटा, स्तर। और जब हम किसी समाज को विभिन्न स्तरों में बांटते हैं तो इसी बांटने की प्रक्रिया को स्ट्रेटाफिकेशन बोला गया। सोशल साइंस के वो सब्जेक्ट में हम इसे पढ़ाते हैं, उच्चता और निम्नता का क्रम। यानी कि ब्राह्मण जो है वो उच्च पद धारण किए हुए है, और ये कार्यों के आधार पर हमने टेबल बनाई है। कार्य क्या थे, ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा और धार्मिक कार्यों को परफॉर्म करना। अगर हम हायरार्की के बेसिस पे देखें तो ब्राह्मण सबसे उच्च स्थान माना जाता था। इसका रंग श्वेत था बेटा, और ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए हैं, तो ब्रह्मा जो ब्राह्मण थे वो उनके सिर से पैदा हुए, इन्हें उच्च स्थान दिया गया है। दूसरा है क्षत्रिय, इनका कार्य है समाज की सुरक्षा करना, और अगर हम बॉडी के उससे जाएं तो इनका भुजा से हम रेफरेंस करते हैं, इनका रंग लाल माना गया है। वैश्य बाजार संभालने का कार्य करते थे, अगर हम देखें तो व्यक्ति के पेट से इसकी तुलना की जाती है, और इनका कलर क्या था बेटा, पीत था, पीला वर्ग। और शूद्र की जब हम बात करते हैं तो इनका कार्य समाज में सफाई करना था, और इनका रंग की बात करें तो काला माना जाता है। और ब्रह्मा के शरीर से जो पैदा हुए, जो पैर से पैदा हुए, फीट से पैदा हुए, वो आपके क्या थे, शूद्र थे बेटा। अब यहां से एक टॉपिक आपका आ जाता है अनटचेबिलिटी को लेकर के। प्रीवियस ईयर में आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं अनटचेबिलिटी को लेकर के। यहां जब हमारा एक कॉन्सेप्ट किस चीज को लेकर के जाता है, पवित्रता और अपवित्रता की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है, मानसिक अवधारणाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से। अब ये अनटचेबल क्यों रहे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो कैसा होता है, अपवित्र होता है। पवित्र कब होता है बेटा, जब वो धार्मिक एक्ट परफॉर्म करता है। जब वो धार्मिक एक्ट परफॉर्म करता है उसके बाद वो पवित्र होता है। बट इस सेक्शन को जब हम शूद्र की बात करते हैं, इनको धार्मिक कृत्य करने का राइट नहीं था, इसलिए ये अछूत रहे, यहाँ अपवित्र रहे। बट जब भारत का संविधान बना तो आर्टिकल 17 में ये प्रोविजन दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का भाव नहीं रखेगा, और इसके लिए एक एक्ट बना, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। तो इसमें क्या है, ये एक्ट लेकर के आए, जो पहले इनइक्वालिटी की भावना थी, इनइक्वालिटी का प्रोसेस था, उसको यहाँ पे डिनाई किया गया। तो ये वर्ण व्यवस्था आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। इसके बाद है आपका जाति व्यवस्था। ये पूरा अच्छा टॉपिक है बेटा, और जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उनको ये टॉपिक जरूर करना चाहिए। जाति क्या होती है, सिंपल वर्ड में आप बोलोगे, जब कोई वर्ग जो है वो वंश क्रम पर आधारित हो तो ये कास्ट सिस्टम कहलाता है। आज अगर इंडियन सोसाइटी की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जाति व्यवस्था आज लोगों की मानसिक
में गहराई से समाई हुई है। और जाति क्या है, जब कोई समूह वंश क्रम पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहेंगे। और तो जाति में बांटने की जो व्यवस्था है जाति व्यवस्था कहलाती है। इसके आगे चलेंगे तो हम एक टॉपिक आपका आता है वर्ग व्यवस्था, और यहाँ पे एक नया टॉपिक आपको मिलता है वर्ग क्या होता है। अब क्या है बेटा, क्लास क्या है, यहां पे आप नोट जरूर कर लेना बेटा। क्लास की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स हमारे एक विचारक आते हैं, और ये विचारक आपके किससे जुड़े हुए हैं बेटा, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबसे जुड़े हुए हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षवादी उपागम के जनक हैं ये, संघर्षवादी उपागम के जनक हैं बेटा। और हैव्स और हैव नॉट का जो जिक्र किया वो इनसे रिलेटेड है आपका। और क्लास क्या है यहां पे लिखोगे, ए क्लास इज दैट विच ऑक्यूपाई ए फिक्स प्लेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई वर्ग उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है, वर्ग कहलाता है, तो ये क्लास है बेटा। अब आप देखोगे जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम के बियॉन्ड जाकर के देखते हैं तो आज क्लास सिस्टम आ गया है, यानी कि जाति का रेलिवेंस कम हो गया है और उत्पादन की प्रक्रिया में क्या स्थान रखता है व्यक्ति, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वर्ग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स तो यही होने वाली है बेटा। हालांकि देखेंगे वर्ग को डिफाइन जो अलग अलग तरीके से किया गया है। कास्ट सिस्टम, जब कोई समूह वंशक्रम पर आधारित हो तो जाति कहलाता है, ये सिस्टम आपका कास्ट सिस्टम है। ये हायर एजुकेशन के एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए आपके कुछ मुद्दे थे जो आपको डिस्कस करने जरूरी है, हायर एजुकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है बेटा, परंपरागत शिक्षा है, उसको किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया है। जैसे हमने सोसाइटी को बताया कि सोसाइटी कैसी है बेटा, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है बेटा, जैसे जैसे हमारी लाइफ में आईसीटी आई, आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन, बेटा यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संक्षिप्त में यहां डिस्कस कर रहा हूं बेटा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच क्या संबंध है। जब हमारा डेटा सिस्टमैटिक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, सूचना बन जाता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की यूनिट 4 है बेटा। बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिटेल में कराने वाला हूं आपको ये प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहां पे आपको नेट में बिल्कुल सटीक आंसर यहां पे मिलेंगे। पूरी यूनिट को आप अच्छे तरीके से डीपली समझ लोगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार, टू मेक कॉमन। जब ए बी को अपने विचारों से अवगत कराता है, जो ये कहना चाह रहा है इस तक वही चीज पहुंची है, इसी को ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अगर ये यहां या यहां गया है तो इसी को हम कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। तो आईसीटी जब से आई है तो हमारा एजुकेशन का स्वरूप बदल गया है। टी का मतलब बेटा टेक्नोलॉजी होता है, प्रौद्योगिकी होता है। प्रौद्योगिकी को आप देखोगे, एक मूवी आई थी सिनेमैटिक कनेक्शन यहां मैं आपको दूंगा, जैसे 3 इडियट आई थी। टेक्नोलॉजी क्या है, जो हमारे कार्य को आसान बनाती है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे समय के अकॉर्डिंग होता है। और आज टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें, डिस्टेंस एजुकेशन जब आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पे पहुंच गई है तो इसने एक नया आपका आया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बेटा आप देखोगे अगर 10 साल पहले की बात करें तो इनकी एब्रीवेशन आती थी, आपसे पूछा जाता था कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक्स की जो क्या है फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये जन तक पहुंची है किसके द्वारा, आईसीटी के द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। पहले बच्चा स्कूल जाता था, वहां से शिक्षा ग्रहण करता था, आज बच्चों को वही शिक्षा अपने घर पे पीसी पे बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। तो बेटा जो एजुकेशन का मोटो है एक्सेस, वो आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है। देखोगे बेटा यहाँ पे हमने जिक्र किया है 3 आपके मोटो हैं एजुकेशन के, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब आप देखोगे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मेन चीजें यही हैं। एक्सेस का मतलब है सब तक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होगा कि शैक्षिक संसाधनों को सब तक पहुंचाना है। इक्विटी का मतलब है न्याय संगतता, और क्वालिटी का मतलब है गुणवत्तापूर्ण। और जब अब मैंने आपको हायर एजुकेशन के जो वो बताए थे, आपके नीपा वगैरह की बात की थी, एनसीईआरटी की बात की थी, यूजीसी की बात की थी, तो क्वालिटी को एश्योर्ड करने वाले वो इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। एसएसए की बात करें, एक टॉपिक आपका आता है एसएसए 2002-3 में स्टार्ट किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। तो वो इसी मोटो को हमारे पूरा करता है, एक्सेस को, पहुंच को
सब पढ़े सब बड़े इसका स्लोगन था बेटा। एमएचआरडी और एनसीईआरटी के प्रयास के द्वारा एसएससी प्रोग्राम आपका चलाया गया है। जिस तरीके से एसएससी एलिमेंट्री लेवल पे चला गया उसी तरीके से हायर एजुकेशन में रूसा की स्टार्टिंग की गई 2017 में। एक दौर वो था बेटा, बहुत क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रूसा को लेकर के, और जब मैं आपको पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगा तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नेक होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। कथन और कारण के रूप में आपसे यहां से पूछे जाते हैं। यूजीसी को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यूजीसी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखता है, और नेक कैसीएस की एक अलाइड संस्था है। तो ये आपका करेक्ट है, दोनों कथन आपके सही हैं, और कथन और कारण दोनों पुष्टि करते हैं। तो नेक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 1994, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेटा बेंगलुरु में है। और आप देखोगे जब हम नेक की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं। जब आप देखोगे गहराई से जाओगे, जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो दोनों में क्या अंतर है। नेक ग्रेडिंग कराने का कार्य करता है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग देने का कार्य करती है। और अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है, या भारत का टॉप का मैनेजमेंट संस्थान कौन सा है, तो इन रैंकिंग देने का कार्य एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो सकता है टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 4 मेजर टाइप हैं आपके, ध्यान रखना बेटा, मेजर टाइप हैं ये, मुख्य 4 प्रकार की यूनिवर्सिटियों का यहां जिक्र किया गया है, और आपसे यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू को लेकर के कि कितने प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब बेटा यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी संसद के द्वारा एक्ट पारित होकर के स्थापित की जाती है बेटा। इसकी स्थापना संसद के एक्ट द्वारा, ये आपकी विधानसभा के द्वारा। अभी जैसे हमने पिछली क्लास में नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया, तो बिहार विधानसभा के द्वारा पास होकर के 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के पीवाईक्यू में काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि क्या क्या संस्थान की विशेषताएं होनी चाहिए, पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहा हो, पीटीआर कितना हो बेटा, 1/20 का पीटीआर हो। तो ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या क्वालिटी है। अब तक भारत में कम्युनिटी विश्वविद्यालय नहीं मिलते हैं बेटा, कम्युनिटी विश्वविद्यालय नहीं पाए जाते हैं, बट कम्युनिटी महाविद्यालय देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है, और आपका ये दायित्व है कि इन सभी यूनिवर्सिटियों की विशेषताएं जरूर याद कर लें। कितने प्रकार की मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी बताई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब तक भारत में कम्युनिटी विश्वविद्यालय नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब आपके और भी टॉपिक आ गए हैं। वर्चुअल कम्युनिटी क्या है, वर्चुअल का मतलब है आभासी, और आप देखोगे सोशल साइंस के और सब्जेक्ट जो हैं उनमें मेन सब्जेक्ट में भी ये मिलता है आपका। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लेकर के आएंगे तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे दिया गया है बेटा। ठीक है बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि सबसे पहला खेल विश्वविद्यालय, रेल विश्वविद्यालय, वर्चुअल विश्वविद्यालय, पुलिस विद्यालय, महिला महाविद्यालय या महिला विश्वविद्यालय, तो वो उनकी एक पूरी लिस्ट आपको मैं बताऊंगा। कम से कम 20 प्रथम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है ये, इस टर्मोलॉजी को अगर आपको करना है तो बहुत जरूरी है ये, और प्रीवियस ईयर में बहुत आई हुई है, और नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। महत्वपूर्ण शब्दावली किसको लेकर के, एजुकेशन को लेकर के है। यहाँ 20 से 25 टॉपिक मैं आपके डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वो टॉपिक है बेटा जो आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रागोजी, पेडागोजी। जब हमारा टाइम था तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि पेडागोजी शब्द किस विषय से लिया गया है, तो शिक्षा शास्त्र से ही लिया गया है। एंड्रागोजी का मतलब है छात्र केंद्रित। ठीक है बेटा, प्रौढ़ शिक्षा इसमें आती है। पेडागोजी का मतलब है शिक्षक केंद्रित, शिक्षण का विज्ञान भी इसे बोला जाता है। तो ये दो टर्मोलॉजी आपकी एजुकेशन से लेकर के हैं। थर्ड टॉपिक है आपका इसमें टीचिंग लैग, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मानसिक अनुपस्थिति आपकी क्या कहलाती है, टीचिंग लैग कहलाती है बेटा। इसके बाद है फोर्थ टॉपिक आपका कल्चरल लैग, ये ओगबर्न के द्वारा दिया गया है बेटा। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति,
ये आपको जरूर पता होनी चाहिए बेटा। कल्चरल रैग से पहले ये टॉपिक आपके आते हैं। कल्चर क्या है? किसी भी समूह का खाने पीने और वेशभूषा का तरीका आपका क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। संस्कृति की डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। भौतिक संस्कृति में आपकी वो संस्कृति आ जाती है जो आपके टचेबल है, मेजरेबल है, जिसे हम छू सकते हैं, तो ये सभ्यता का भी पार्ट है आपका। और अभौतिक संस्कृति में आपकी वो चीजें आ जाएंगी जैसे ज्ञान, विश्वास, कला, जिनकी अपीयरेंस नहीं है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कल्चरल लैग कहा गया है, सांस्कृतिक पिछड़न कहा गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल्चरल लैग, जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। आज के समय में देखोगे तो हम भौतिक संस्कृति में तो काफी एडवांस हो गए हैं, बट मानसिक तौर पे इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है। जब हम टीचिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमने क्या है कि टीचिंग और एजुकेशन आपकी किस तरीके की है बेटा? डायनेमिक है। अब ये डायनेमिक क्यों है? क्योंकि सोसाइटी का जिस तरीके से स्वरूप बदलेगा उसी प्रकार से आपका एजुकेशन सिस्टम भी बदल जाएगा। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पे 2-3 टॉपिक आप जरूर कर लोगे। एक कल्चर डेवलप हुई है, 6 पॉकेट कल्चर। न्यूक्लियर फैमिली आई है तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी आई है। अब सिंगल चाइल्ड के लिए कितने लोग कमा रहे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी और नाना नानी कमा रहे हैं, तो इस कल्चर को हमने 6 पॉकेट कल्चर बोला है। यहां से ही एक आपका पॉल्यूशन को जोड़ेंगे तो एक वर्ड आता है प्लास्टिक लव। आज जैसे बच्चे के सराउंडिंग देखोगे तो सभी टॉयज किस उसमें आ रहे हैं? प्लास्टिक में आ रहे हैं। वहां इमोशंस जुड़ी हुई नहीं है बेटा, तो इसी लव को हमने बोला है प्लास्टिक लव। और जब आप सोशियोलॉजी में जाओगे तो यहाँ गिडिंग्स जो कहते हैं तो वो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, ये आप यहाँ डिस्कशन नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, मेटाकॉग्निशन, खुद के विचार प्रक्रिया पर सजगता क्या कहलाती है? मेटाकॉग्निशन कहलाती है। इसके बाद 6 टॉपिक है आपका इपिस्टोमोलॉजी। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो इपिस्टोमोलॉजी क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है बेटा। तो ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सभी टॉपिक कराऊंगा जो आपके हायर एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड हैं और आने वाली परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तब तक अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।